नमस्कार बच्चों, मैं नीतू मल्होत्रा, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर से हूँ। बच्चों, कक्षा द्वादश की रसायन विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पृष्ठ रसायन पाठ का अध्ययन करेंगे। पृष्ठ रसायन पाठ का यह मेरा दूसरा व्याख्यान है। बच्चों, इससे पहले के व्याख्यान में आपने अधिशोषण अवशोषण के बारे में अध्ययन किया है। साथ ही आपने अधिशोषण के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है और अधिशोषण के अनुप्रयोगों को भी जाना है। बच्चों, आज हम जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं अधिशोषण समतापी, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर एवं उत्प्रेरण के प्रकार उसकी क्रियाविधि के आधार पर। बच्चों, प्रथम व्याख्यान में आपने अधिशोषण के बारे में अध्ययन किया है। अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना होती है जिसमें अधिशोषक के पृष्ठ पर आता है एवं उसके पृष्ठ पर आकर संचित हो जाता है। बच्चों, यदि अधिशोष्य गैस हो एवं अधिशोषक ठोस हो तब दाब बढ़ाने पर क्या होगा? दाब बढ़ाने पर अधिशोष्य की ज्यादा मात्रा अधिशोषक के पृष्ठ पर आएगी और उसके पृष्ठ पर आकर अधिशोषित हो जाएगी। बच्चों, हमने माना कि X अधिशोष्य की मात्रा है एवं M अधिशोषक की मात्रा है, तो हम अधिशोषण को किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे कि कितनी मात्रा अधिशोषण की है? अधिशोषण की मात्रा को हम X/M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम अधिशोषण की मात्रा या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं। बच्चों, यदि अधिशोषण के प्रक्रम में तापमान में कोई परिवर्तन ना किया जाए तब हम इसे क्या बोलते हैं? तब हम इसे अधिशोषण समतापी कहते हैं एवं इसे जिस वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। अधिशोषण के ऊपर दाब के प्रभाव को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। बच्चों देखिए, ये जो लाल रंग का पृष्ठ है और ये छोटे छोटे गैस के बुलबुले दिख रहे हैं। गैस के बुलबुले अधिशोष्य हैं एवं लाल रंग का पृष्ठ अधिशोषक है। जब हमने दाब बढ़ाया, ये देखिए यहाँ पे दाब हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा? गैस ठोस के पृष्ठ पर आकर अधिशोषित हो जाएगी, अर्थात अधिशोषण की मात्रा में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। बच्चों, इस प्रकार आपने अधिशोषण समतापी के बारे में जाना कि अधिशोषण समतापी क्या होता है। जब अधिशोषण की प्रक्रिया के दौरान तापमान में कोई भी परिवर्तन ना हो उसे हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। ये एक वक्र है, इसमें देखिए y एक्सिस पर X/M है, X/M अर्थात X अधिशोष्य की मात्रा, M अधिशोषक की मात्रा, P दाब है और X/M हमने अभी पढ़ा। X/M क्या है बच्चों? अधिशोषण की मात्रा है। जब दाब में वृद्धि कर रहे हैं तो देखिए X/M की वैल्यू में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। देखिए धीरे धीरे करके X/M अर्थात अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में तापमान कितना है? तापमान 195 केल्विन है। तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात ये क्या है? ये अधिशोषण समतापी वक्र है। ऐसे ही हमने दूसरा अधिशोषण समतापी वक्र देखा जब हमने तापमान 244 केल्विन पर नियत रखा है। तब देखिए जब दाब में वृद्धि करी है तो किस में वृद्धि हो रही है? अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। और तीसरे अधिशोषण में हमने तापमान 273 केल्विन पर क्या कर दिया है बच्चों? नियत कर दिया है। और दाब में वृद्धि करने पर अधिशोषण की मात्रा में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यहाँ इस बात को हम देखेंगे कि जब हमने तापमान में वृद्धि की तब अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तापमान में वृद्धि करने पर बच्चों देखिए, जब तापमान 195 केल्विन है तो अधिशोषण की मात्रा ज्यादा है। जब तापमान हमने बढ़ा दिया तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई है बच्चों? कम हो गई है। और तापमान बढ़ा दिया तो अधिशोषण की मात्रा और कम हो गई है। और ऐसा हमने
पिछले व्याख्यान में पढ़ा है कि अधिशोषण के दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। ऐसा भौतिक अधिशोषण में होता है जब तापमान बढ़ाया जाए और अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन अधिशोषण समतापी में ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि एक पूरे प्रक्रम में, एक पूरे अधिशोषण के प्रक्रम के दौरान तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अधिशोषण समतापी के लिए सर फ्रेंडलिक ने अपना एक समीकरण दिया है जिसमें x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा p की पावर 1/n के समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, एक नियतांक k आ जाता है। यहाँ x क्या है बच्चों, x अधिशोषित गैस की मात्रा है, m क्या है, m अधिशोषक की मात्रा है, एवं p क्या है बच्चों, p दाब है, k एवं n स्थिरांक है। जब x/m व p के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो देखिए हमें यह वक्र प्राप्त होता है। बच्चों देखिए ये दाब है x एक्सिस पे और x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा को हमने कहाँ लिया है, y अक्ष पर लिया है। जैसे जैसे हम दाब में वृद्धि कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दाब में वृद्धि करने पर अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। यह वक्र 3 भागों में अध्ययन हेतु उपस्थित है। देखिए ये अति निम्न दाब है। अति निम्न दाब पर बच्चों देखो सरल रेखा प्राप्त हो रही है। दाब हमने और बढ़ाया तो ये ग्राफ, ये वक्र मुड़ गया और जब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं x/m का मान बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पर आइए, इस बिंदु को देखिए, हमने अब और दाब बढ़ाया, अधिशोषण क्या बढ़ रहा है, अब अधिशोषण नहीं बढ़ रहा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस दाब के बाद अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ रही, दाब के प्रभाव से क्या हो गई है, मुक्त हो गई है। इस दाब को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त दाब बोलते हैं। बच्चों चूंकि ये अधिशोषण समतापी है इसलिए संपूर्ण प्रक्रम में क्या कांस्टेंट रहेगा, किसे हम नहीं बदलेंगे, तापमान में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। इस प्रकार हम इस वक्र का अध्ययन दाब की 3 स्थितियों में करेंगे, एक निम्न दाब में करेंगे, एक हम उच्च दाब पे करेंगे एवं एक हम दाब की मध्यवर्ती स्थिति में करेंगे। अति निम्न दाब पर, अति निम्न दाब पर बच्चों हमने क्या देखा था कि अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती है, दाब के समानुपाती है। दाब के समानुपाती है, इसका अर्थात क्या हुआ कि दाब की घात कितनी है, 1 है। और जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या आ गया, k आ गया। बच्चों दबाव की मध्यवर्ती सीमा अर्थात देखिए इसमें ग्राफ में ये बीच की स्थिति में यहां पर क्या हमको देखने को मिलता है, यहां पर x/m किसके समानुपाती है, p की पावर 1/n के समानुपाती है। अब हम अध्ययन करेंगे उच्च दाब पर। देखिए अभी हमने ग्राफ में देखा था कि जब दाब अति उच्च हो गया है तो अब हम दाब और बढ़ा रहे थे, जिस दाब को मैंने संतृप्त दाब आपको बताया था, दाब और बढ़ाने पर अधिशोषण और नहीं बढ़ रहा था। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि x/m किसके समानुपाती हो गया, p की पावर 0 के। और p की पावर 0 क्या होता है बच्चों, p की पावर 0 1 होता है, अर्थात x/m = k हो गया। इस स्थिति में जो अधिशोषण की मात्रा है वो दाब पर निर्भर नहीं करती। इसका तात्पर्य ये हुआ ये जो सर फ्रेंडलिक ने अधिशोषण समतापी के लिए अपना सूत्र दिया था वहां पर 1/n का मान 0 से 1 के बीच में होता है। जब 0 है ये कब है, उच्च दाब पर, और जब ये वैल्यू 1 होती है तो बच्चों हमने किस में पढ़ा है, इसे अति निम्न दाब पर पढ़ा है। तो मध्यवर्ती जो दाब की स्थिति होगी उसमें वैल्यू कैसी मिलेगी, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी, अर्थात ये कितनी मिलेगी, p की पावर 1/n प्राप्त होती है।
बच्चों यदि समीकरण 1 का हम लघु गुणक लें, समीकरण 1 क्या है बच्चों? ये समीकरण 1 है, इसका हमें लघु गुणक लेना है। लघु गुणक लेने से पहले हम कुछ सूत्र देखेंगे। log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n एवं log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। बच्चों हम इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग इसमें करेंगे। जब हम लघु गुणक लेंगे तो देखिए log x अपॉन m log x अपॉन m हो गया, फिर ये दोनों गुणनफल में हैं, इसलिए क्या हो जाएगा log m प्लस log n अर्थात log k प्लस log p होगा पहले, और फिर हम दोबारा इसमें log m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों देखिए ये 1 अपॉन n कहाँ आ जाएगा, 1 अपॉन n सामने आ जाएगा और हमारा सूत्र बनेगा log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। यदि हम इस समीकरण को सरल रेखा के समीकरण से तुलना करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हम पाएंगे y बराबर x अपॉन m, c ये बच्चों c क्या है, ये c log k है एवं m क्या है, m ढाल होती है सरल रेखा की जो कि क्या होती है 1 अपॉन n होती है। इस प्रकार इस समीकरण के लघु गुणक लेने पर हम किसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं, किसके मान प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, log k और 1 अपॉन n का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए x अक्ष पे log p है, y अक्ष पे log x अपॉन m है। जब हमने इसमें ग्राफ खींचा तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई। ये जो अंतःखंड कट रहा है ये किसको बता रहा है, ये log k की वैल्यू को बता रहा है एवं ढाल किसको बता रहा है, log ये जो बच्चों ढाल है ये किसकी वैल्यू बता रही है, 1 अपॉन n की वैल्यू को बता रहा है। बच्चों कक्षा 11 में आपने इस रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन किया है, इथीन और हाइड्रोजन। ये देखिए बच्चों इथीन और हाइड्रोजन निकल के पृष्ठ पर आती है एवं किसका निर्माण होता है, इथेन का निर्माण होता है। ये निकल की सतह है, हाइड्रोजन आई और इथीन ये दोनों आए और आने के बाद इसके पृष्ठ पर आकर अधिशोषित हो गए। बच्चों फिर क्या हुआ, फिर ये बंध टूटते हैं और बंध टूटने के बाद नए बंधों का निर्माण होता है। जब नए बंधों का निर्माण हो गया तो नए बंधों के निर्माण के बाद किसका निर्माण हुआ बच्चों, इथेन का निर्माण हुआ। हमने विशोषण पढ़ा है, व्याख्यान 1 में विशोषण पढ़ा है। विशोषण का तात्पर्य होता है जब उत्पाद पृष्ठ की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे इथेन के अणु का विशोषण हो गया और उसने निकल की सतह को छोड़ दिया और निकल की सतह को छोड़कर बाहर आ गया। इस अभिक्रिया में निकल का क्या कार्य है, निकल बच्चों क्या कर रहा है, निकल अपने पृष्ठ को उपलब्ध करा रहा है किसके लिए, इथीन के हाइड्रोजनीकरण के लिए। तो निकल क्या है, निकल वो बाह्य पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर में क्या कर रहा है बच्चों, परिवर्तन कर रहा है। एवं ऐसे बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण के बारे में। उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण को हम इस अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। ये पोटेशियम क्लोरेट है बच्चों, इसका तापीय विघटन होता है एवं किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसमें हम बाह्य पदार्थ मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इसकी विघटन की दर बढ़ जाती है, लेकिन MnO2 अपने स्वयं के भार में या अपने रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। अर्थात
ऐसे बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया में स्वयं अपना कुछ भी भार या अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं करते, लेकिन अभिक्रिया की वेग को प्रभावित कर देते हैं और अंत में बनावट और भार में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसे बाह्य पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है बच्चों। और यह ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं उत्प्रेरण कहलाती हैं। उत्प्रेरण की अभिक्रिया को इस तरह से हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये डीकन प्रोसेस है। ये डीकन प्रोसेस क्लोरीन की औद्योगिक निर्माण की विधि है। HCl और ऑक्सीजन आपस में अभिकृत होते हैं। यहाँ पे CuCl2 का प्रयोग किया गया है बच्चों। CuCl2 उत्प्रेरक है। देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीकरण कक्ष है जिसमें HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये प्यूमिक स्टोन होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें उत्प्रेरक CuCl2 को भर के रखा गया है। एवं हम देखते हैं कि किसका निर्माण हो जाता है, हमारे पास क्लोरीन का निर्माण होता है। उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था का क्या तात्पर्य होता है? हम जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस होती है। तो भौतिक अवस्था क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है। उसके आधार पर हम उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे एवं क्रियाविधि के आधार पर हम उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। बच्चों, भौतिक अवस्था अर्थात अभिकारक व उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक जो हमने बाह्य पदार्थ मिलाए हैं, यदि उन दोनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं, एक समान हैं या अलग अलग हैं, उसके आधार पर यह समांग व विषमांग दो प्रकार के हमारे को उत्प्रेरण प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम समांग उत्प्रेरण पढ़ेंगे। समांग का तात्पर्य क्या होता है? एक जैसा, एक समान, जैसे हम होमोजीनियस कैटालिसिस भी कहते हैं। एक समान का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था एक जैसी हो, अलग अलग ना दिखें, बिल्कुल एक जैसी प्रावस्था मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांग उत्प्रेरण कहते हैं। इसे हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यह विधि सीस कक्ष विधि है, जिसे हम लेड चैम्बर प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। बच्चों देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय प्रावस्था में है, ऑक्सीजन गैसीय प्रावस्था में है। और यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड लगाया है, इसकी प्रावस्था भी कैसी है बच्चों? गैस है। अर्थात जब अभिकारक व अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं कैसी होती है? सेम होती हैं, एक जैसी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांग उत्प्रेरण कहते हैं। एक उदाहरण हम और देखते हैं, ईस्टर। एस्टर का हम जल अपघटन करा रहे हैं हाइड्रोजन अम्ल की उपस्थिति में। देखिए बच्चों, ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी द्रव अवस्था में है, और जो हम उत्प्रेरक लगा रहे हैं वो भी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। तो ये किसका उदाहरण है? ये समांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। विषमांग उत्प्रेरण अर्थात हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। बच्चों, विषमांग उत्प्रेरण क्या मतलब हुआ? जब अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं, दोनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी हो? भिन्न भिन्न हो, उसे हम बोलते हैं विषमांग उत्प्रेरण। बच्चों, हेबर प्रोसेस अमोनिया के निर्माण की एक बहुत अच्छी विधि है। इसमें आप जानते हैं कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, देखिए दोनों की अवस्था कैसी है? दोनों की प्रावस्थाएं गैस है। उत्प्रेरक हमने क्या लगाया? आयरन लगाया। आयरन कैसा होता है? आयरन ठोस अवस्था में होता है। तो ये क्या हो जाएगा? किसका उदाहरण है? ये विषमांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। ऐसे ही हम एक उदाहरण देख रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण। सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण संपर्क विधि की एक मुख्य अभिक्रिया होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। बच्चों, यहाँ पर प्लैटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग होता है या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दोनों ही उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होते हैं। और आपको ये पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसी होती है? गैस। और ऑक्सीजन कैसी होती है बच्चों? गैस। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये उदाहरण हो गया एक विषमांग उत्प्रेरण का। ओस्वाल्ड प्रक्रम। ओस्वाल्ड प्रक्रम HNO3 के बनाने की औद्योगिक विधि है। बच्चों, अमोनिया की अवस्था कैसी है? गैस।
ऑक्सीजन कैसी है? गैस। यहाँ हम उत्प्रेरक क्या ले रहे हैं? प्लैटिनम ले रहे हैं। प्लैटिनम की अवस्था कैसी होती है बच्चों? ठोस अवस्था होती है। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है एक विषमांग उत्प्रेरण का। देखिए ये प्लैटिनम गॉज है, यहाँ से अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों गैसों को जब हम पास कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। विषमांग उत्प्रेरण को उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम निम्न 4 प्रकार से बांट सकते हैं। ठोस ठोस उत्प्रेरण। ठोस ठोस उत्प्रेरण का मतलब ये हुआ कि जब अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों की ही अवस्था कैसी हो बच्चों? ठोस हो। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट ठोस है, MnO2 भी कैसा है? ठोस है। तो ये उत्प्रेरण विषमांग उत्प्रेरण है। कभी भी दो ठोस एक प्रावस्था नहीं बनाते बच्चों। जब दो ठोस मिलते हैं तो दोनों की प्रावस्था कैसी होती है? अलग अलग होती है। इसलिए ये किसके उदाहरण है? ये विषमांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। दूसरा है ठोस द्रव उत्प्रेरण। देखिए यहाँ पर AlCl3 ठोस अवस्था में है, उत्प्रेरक है। हमारे अभिकारक क्या हैं? हमारे पास अभिकारक बेंजीन है और एथिल क्लोराइड है। बच्चों ये दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। और जब अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, किसकी अवस्था भिन्न है? अभिकारक की और उत्प्रेरक की। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ठोस द्रव उत्प्रेरण में विषमांग उत्प्रेरण का। द्रव द्रव उत्प्रेरण। हाइड्रोजन परऑक्साइड द्रव अवस्था में है बच्चों। मरकरी धातु होती है, लेकिन ये किस अवस्था की होती है? ये द्रव अवस्था में होती है। ये दोनों कभी भी एक प्रावस्था नहीं बनाएंगे। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दोनों द्रव अवस्था में हैं तो ये एक प्रावस्था बना लेंगे। बच्चों ये दोनों अलग अलग प्रावस्था बनाएंगे। इसलिए किसका उदाहरण है? ये विषमांग उत्प्रेरण का उदाहरण है और विषमांग उत्प्रेरण में द्रव द्रव उत्प्रेरण का उदाहरण है। चौथा है गैस ठोस उत्प्रेरण। जब अभिकारक गैसीय प्रावस्था में हो एवं उत्प्रेरक किस प्रावस्था में हो बच्चों? उत्प्रेरक ठोस प्रावस्था में हो। देखिए इथीन का हाइड्रोजनीकरण, इथीन और हाइड्रोजन गैस और निकल ठोस। दूसरा उदाहरण है इथीन का क्या? बहुलीकरण। बच्चों इथीन का बहुलीकरण जिगलर नाटा कैटालिस्ट की उपस्थिति में होता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होते हैं? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एवं ट्राई एथिलीन एल्यूमिनियम। ये ठोस अवस्था में है। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये विषमांग उत्प्रेरण के उदाहरण है। एवं विषमांग उत्प्रेरण में जब अभिकारक ठोस एवं अभिकारक गैस एवं हमारे जो उत्प्रेरक हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। इस प्रकार बच्चों आपने पढ़ा विषमांग उत्प्रेरण। अब हम पढ़ेंगे विषमांग उत्प्रेरण क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण के कितने प्रकार हैं। क्रियाविधि के आधार पर धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्वतः उत्प्रेरण एवं प्रेरित उत्प्रेरण। बच्चों धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है? धनात्मक अर्थात जिसमें हमें अभिक्रिया की दर में वृद्धि मिले। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन टूट रहा है और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। यदि कोई बाह्य पदार्थ को हम सूक्ष्म मात्रा में मिला दें और अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कि यह जो उत्प्रेरक है ये धनात्मक उत्प्रेरक है एवं ऐसी अभिक्रिया को हम धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। वनस्पति तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन। बच्चों वनस्पति तेल में जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होता है? हमें वेजिटेबल घी यानी वनस्पति घी प्राप्त होता है। ये भी धनात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है क्योंकि इसमें अभिक्रिया की दर में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक अर्थात किसी अभिक्रिया की दर क्या हो? धीमी गति से हो, कम गति से हो। ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होते हैं? वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें? घटा देते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड। हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटे नहीं। यदि टूट जाएगा तो जहां हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की जरूरत है तो बच्चों हम वहां उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके विघटन की दर को हम कम करना चाहते हैं। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म मात्रा में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं और ये क्या करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड के विघटन की दर को कम कर देता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक एवं यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण की होती है। दूसरा उदाहरण है
ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण पे फॉस्जीन गैस का निर्माण होता है एवं फॉस्जीन गैस के निर्माण में एथिल अल्कोहल किसकी तरह कार्य करता है बच्चों? ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। स्वतः उत्प्रेरण, स्वतः अर्थात अपने आप होने वाली, तो अपने आप होने का तात्पर्य क्या हुआ? जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद बने और वही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। ईस्टर का जल अपघटन, ये अम्ल की उपस्थिति में होता है। और बच्चों देखिए, हमें उत्पाद में भी क्या प्राप्त हो रहा है? अम्ल प्राप्त हो रहा है। तो इसका क्या प्रभाव आएगा? इसका प्रभाव ये आएगा कि अभिक्रिया की दर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चौथा प्रकार है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित अर्थात इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब किसी से प्रेरणा लेना। अब प्रेरणा लेने का तात्पर्य क्या हुआ? जब कोई एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरणा का कार्य करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जब एक रासायनिक अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में संपन्न ना होने वाली, मतलब एक अभिक्रिया ऐसी है जो सामान्य रूप से नहीं हो रही और उसके लिए कोई अन्य रासायनिक अभिक्रिया उसके लिए क्या करे? प्रेरणा का कार्य करे और उस अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो जाए और वो अभिक्रिया हमें होती हुई दिखाई दे, तो उस अभिक्रिया को हम प्रेरित उत्प्रेरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। सोडियम सल्फाइड, बच्चों सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता। अब यदि हम सोडियम आर्सेनाइड में सोडियम सल्फाइड को मिला दें तो हमें उत्पाद में सोडियम आर्सेनेट भी प्राप्त होता है। सोडियम सल्फेट के अलावा सोडियम आर्सेनेट भी प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया ने सोडियम आर्सेनाइड की अभिक्रिया के लिए क्या कार्य किया है? एक उत्प्रेरित अभिक्रिया का कार्य किया है। बच्चों अब हम कुछ औद्योगिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें औद्योगिक उत्प्रेरकी प्रक्रम में कौन कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। यह विधि है हेबर विधि। बच्चों हेबर विधि में उत्प्रेरक यूज होता है सूक्ष्म विभाजित आयरन का प्रयोग करते हैं एवं मॉलिब्डेनम वर्धक की तरह कार्य करता है। वर्धक के बारे में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ओस्टवाल्ड विधि में अभी हमने चित्र के द्वारा समझा था कि अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है एवं नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। बच्चों तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में हमारे पास किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? प्लैटिनिकृत एस्बेस्टस या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग होता है। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बच्चों पहला है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के विघटन के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक बताइए। ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन सा होता है? बच्चों यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है H3PO4 ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जल गैस द्वारा मैथिल अल्कोहल बनाने की विधि में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं उसका नाम बताइए। बच्चों जल गैस क्या होती है? जल गैस होती है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। ये जल गैस है और इसको जब हम हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं उत्प्रेरक होता है जिंक ऑक्साइड एवं कॉपर ऑक्साइड और निर्माण होता है मैथिल अल्कोहल। बच्चों इस अभिक्रिया में क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 वर्धक की तरह प्रयोग होता है। इसके बारे में हम व्याख्यान 3 में अध्ययन करेंगे। हेबर विधि में उत्प्रेरक आयरन को चूर्ण रूप में क्यों प्रयोग करते हैं? चूर्ण रूप में पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यदि हम किसी भी उत्प्रेरक को चूर्ण रूप में प्रयोग करते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा एवं अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी।